ईरान और अमेरिका के युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो मैं लेबनान पर हमला करने का उसे औकात याद दिला देता। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा अर्दगन का, जिसमें यह कहा गया कि अर्दगन ने कहा है कि लेबनान के अंदर जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, नेतन्याहू जो खून और नफरत से अंधे हैं, अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो हम उसको उसकी औकात याद दिला देते। ये एक वीडियो है, 12 अप्रैल को रीसरफेस होता है सभी के बीच में और दिखाई देने लगता है और कहा जाता है कि जैसे हमने लीबिया में किया, जैसे हमने काराबाख रीजन में किया अर्मेनिया के अंदर, वैसा ही हम इजराइल के साथ भी कर सकते हैं। साहब, इस तरह की बातें जैसे आने लगी, ब्रेकिंग न्यूज बनकर हेडलाइन बनने लगी कि तुर्की ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान ना पड़ा होता तो हम इजराइल पर हमला कर देते। यहीं से यह हेडलाइन बड़ी बनकर के निकली। ठीक है, तो क्या इजराइल पर तुर्की हमला करेगा? तो साहब, उसका एक वीडियो एविडेंस उपलब्ध है मार्केट में, लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये आज का नहीं है, ये 2 साल पुराना वीडियो है। इसका फैक्ट चेक जब किया गया तो ये जो वीडियो जिसमें ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि लेबनान पर हमला किया तो हम ये कर देंगे, ये असल में वर्ष 2024 का है। जुलाई 29, 2024 का वीडियो है, जिसमें ये अपनी तरफ से ये बात बोल रहे हैं, उनको मिस इंटरप्रिटेट करके सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया गया है। तो फैक्ट ये है कि तुर्की इजराइल से नफरत करता है, लेकिन अभी फिलहाल जंग करने की मूड में नहीं है। लेकिन हां, निकट भविष्य में ईरान की जो जगह खाली होती जा रही है, क्योंकि ईरान ने अपने आप में एक तरह से कहिए कि गल्फ कंट्रीज में जो उत्तर की तरफ वाले जो देश थे, जिसमें आप इराक पकड़िए, सीरिया पकड़िए, ईरान पकड़िए, उन सबका लीडर बनकर के ईरान चल रहा था। लेबनान के अंदर भी था, तो हमास के लिए भी था। तो अब अगर वो कमजोर होगा तो उस स्पेस को भरने के लिए तुर्की कुछ तो करेगा, और कुछ करेगा तो क्या इजराइल इसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। इजराइल ने पहले ही साइकोलॉजिकल ये वारफेयर शुरू कर दिया है। इस पर मैंने आपको ऑलरेडी 3 महीने पहले एक सेशन किया था कि इजराइल ने तुर्की के खिलाफ एक पूरा प्लानिंग करना शुरू कर दिया, ज्वाइंट फोर्स बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें भारत भी शामिल है, ऐसा कहा गया था जब मोदी जी इजराइल की यात्रा पर गए थे। साइप्रस को साथ लेते हुए इजराइल, साइप्रस, भारत तुर्की के खिलाफ, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ, तो इस तरह से एक मोर्चा बनाने की बात चल रही थी। कुल मिलाकर अर्दगन की जो एस्पिरेशंस हैं वो अपने नेशनल मुद्दों से हटकर इंटरनेशनल हो गई हैं, ताकि वो देश के व्यापार को बहुत स्तर तक पहुंचा सकें और अपने ही देश के अंदर लोकप्रिय बने रहें, और उस लोकप्रियता के लिए वो अपने लोकल कंपटीटर्स को पछाड़ते रहें। कहा जा रहा है कि इस समय विदेश मंत्री हकान फिदान जो हैं, उनसे भी अर्दगन को बड़ा संकट है कि कहीं वो हमारी लोकप्रियता ना छीन ले जाए, तो अपने विदेश मंत्री को भी पछाड़ना है, तो वो इस तरह के एक्सट्रीम कदम इजराइल के साथ उठा सकते हैं। खैर, जो भी है, कुल मिलाकर जंग जो है वो जमीन की है। तो चर्चा इजराइल और तुर्की के संघर्ष की, और इन दोनों को पहले एक बार मैप पे समझ लीजिए कि ये मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी के अंदर पूर्व में बैठा है इजराइल, और मेडिटेरेनियन सी साइप्रस के उत्तर में बैठा हुआ है तुर्की। तुर्की के उत्तर में बैठा है ब्लैक सी, और आज जो चर्चा है वो इस बात की कि क्या ये दोनों लड़ सकते हैं। अगर दोनों के बीच में बॉर्डर की बात की जाए तो इजराइल के बाद लेबनान, लेबनान के बाद सीरिया, फिर सीरिया के बाद में तुर्की स्थित है। इजराइल के द्वारा आए दिन सीरिया में हमले होते रहते हैं, लेबनान में हमले होते रहते हैं, तो तुर्की का इनको धमकाना क्या इसलिए कि आज यदि इन दोनों पर कब्जा कर लिया तो कल को तुर्की पर हमला करेगा इजराइल, इसलिए धमका रहा है? या फिर ये सिंपैथी रखता है गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर के, इसलिए इजराइल से लड़ने की बात कर रहा है? इस पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हल्का सा इतिहास जान लेते हैं। साथियों, इजराइल का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 1949 के बाद जब इसने एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मान्यता चाहा, उस समय पर तुर्की पहला ऐसा देश था जिसने इन्हें स्वतंत्र रूप से एक देश की मान्यता दी थी। 1949 में पहला मुस्लिम देश बना था तुर्की, जिसने इजराइल को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज किया था। और फिर दोनों देशों के बीच में, क्योंकि इजराइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसे कोई भी देश मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने फिलिस्तीन में अपना देश अनाउंस कर दिया था। तो फिलिस्तीन के साथ में मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री खड़े थे, तुर्की अकेला खड़ा था इजराइल के साथ। बीच में 50 से 60 के बीच के दौर की अगर हम बात करें तो उस समय तुर्की ने थोड़े से संबंध इनके साथ बिगाड़े थे, क्योंकि इजराइल वाले इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर चुके थे स्वेज कैनाल के लिए। तो इजराइल ने जब स्वेज कैनाल संकट में डाल दी थी, मतलब पूरी दुनिया में कह रहा हूं ना, जमीन जायदाद सब अटकी पड़ी
पड़ी है स्टेट्स के अराउंड, तो उनको डिस्कस करेंगे। एनीवे 1967 में 6 दिन का युद्ध चला जब इजराइल ने बड़े सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया। उस समय तुर्की फिर से इजराइल के हल्का सा खिलाफ हुआ, आलोचना की, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक करते हुए रह गए। दोनों देश आगे निकलते चले गए। 1990 के दौर में तो दोनों ने बढ़िया गोल्डन युग जिया है। दोनों के बीच में बढ़िया मित्रता रही है इजराइल और तुर्की के बीच में, और दोनों ने एक तरीके से मित्रता को ऐसे आगे बढ़ाया कि यार कल को हमें दिक्कत हो सकती है सीरिया में, तो चलो दोनों अपने अपने हित साधते हैं। असल में सीरिया के अंदर कुर्द लड़ाके रहते हैं जो ईरान के अंदर अपना देश चाहते हैं, वो लोग तुर्की में भी अपना देश चाहते हैं। तो तुर्की से निकल करके जो सीरिया में आए हुए हैं, तुर्की उनको आए दिन निशाना बनाता है। ये मतलब ऐसे समझिए कि इस बेल्ट के अंदर, सीरिया के अंदर कुर्द को निशाना बनाने के लिए तुर्की ऊपर से उत्तरी सीरिया में गोले मारता था और इजराइल जो है वो दक्षिणी सीरिया में गोले मारता था। तो कुल मिलाकर के इन लोगों को अपनी तरफ से सीरिया एक म्यूचुअल टारगेट मिला हुआ था, बढ़िया मित्रता चल रही थी। उस समय के अर्दगन है ये जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, ठीक है साहब। 2002 में तुर्की के अंदर अर्दगन की सत्ता आती है। शुरुआत में अर्दगन जो है बड़े सेक्युलर नेता के रूप में आते हैं, सब सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ आते हैं। धीरे धीरे सत्ता में फिर वो एक्सट्रीमिज्म को लेकर आना शुरू करते हैं, इस्लाम को केंद्र में रखकर काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छे से काम समझ में आता है, और वो ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड में सभी इस्लामिक देशों का अगर म्यूचुअली लीडर बन लिया जाए तो व्यापार करना आसान होता है। जैसे अमेरिका ने किया, अमेरिका ने नाटो कंट्रीज को साथ इसलिए रखा कि मेरे पास में अपना एक पर्सनल बाजार होगा जिन्हें मैं अपने वेपन बेच सकता हूं। वही तो था, अमेरिका ने जितने भी वेपन बेचे अपने उन मित्र राष्ट्रों को बेचे जिनको नाटो में ले आया था। डिफेंस के नाम पर 5-5% तक अब बजट का डर बना रहा है, और उनको फिर से अपना ही माल बेचेगा, दूसरे देशों के साथ वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। म्यूचुअल बाजार। तो तुर्की हुआ, ईरान हुआ, सऊदी हुआ, इन सबके अंदर ओआईसी के लगभग 57 देशों का लीडर बनने की चाह है कि एक बार इनके साथ धर्म के नाम पर इनके हेड बन जाओ, और इन 57 देशों को जिनमें मुसलमान मतलब इस्लाम धर्म के साथ राष्ट्र जुड़े हुए हैं, बोले इनको अपना माल बेचने के लिए एक छत्र बाजार बना लो। तो इस बाजार के केस में तुर्की को सबसे बड़ी चुनौती नजर आई ईरान के साथ। क्यों? क्योंकि ईरान ने बहुत से देश, सीरिया है, इराक है, लेबनान है, इवन फिलिस्तीन है, यमन है, इन सब पर ईरान का जबरदस्त कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ बाकी जो सुन्नी राष्ट्र हैं, जीसीसी कंट्रीज हैं, उन पर सऊदी का कंट्रोल है। सऊदी उनमें से, चाहे फिर आपका यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सब देशों के ऊपर सऊदी का बहुत ज्यादा असर है, और इवन पाकिस्तान पर भी सऊदी का बहुत असर है। तो तुर्की ने सबसे पहले क्या किया, पाकिस्तान को साथ में लेने का प्रयास किया। पाकिस्तान को लेने का तरीका क्या अपनाया कि पाकिस्तान का भारत के साथ मसला चलता है कश्मीर को लेकर के, तो इनका इस मुद्दे पर साथ दे दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक तुर्की के साथ हो जाएगा। तो तुर्की ने उधर अर्मेनिया, अजरबैजान में अर्मेनिया के ऊपर जेनोसाइड करके अजरबैजान को अपने साथ ले लिया। तो तुर्की ने अपने आप को मुसलमानों के अंदर एक खलीफा की पुरानी जो उसकी इतिहास था उसको वापस से जब जगाने के लिए एक सिक्का चला, और सिक्का यह था कि मैं धीरे धीरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इनका हितैषी बनकर आऊंगा। तो दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीन के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर इजराइल के द्वारा जो भी हमले होते हैं उनके खिलाफ बड़ा पीड़ा फेन करते हैं कि यार ये तो बहुत गलत कर रहा है ये। तो ऐसे में अगर उनका कोई बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसके साथ सब जुड़ जाएंगे। तो यही काम पहले पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के तो कर्ज ने उसे मार रखा था। तो तुर्की ने फिर इस झंडे को संभाला कि मैं गाजा के साथ आकर खड़ा रहूंगा। अगर मैं गाजा के पक्ष में बोलूंगा तो बाकी मुस्लिम देश मेरी तरफ तारीफ करेंगे कि तुम बहुत बढ़िया हो। तो उनके साथ में फिर वो वाली चीज वापस लौट कर आएगी जो कभी इस्लाम के पुराने काल में खलीफा के पद के रूप में तुर्की के पास हुआ करती थी कि साहब यहां पर वो चीज चलेगी। ठीक है, खैर अब तुर्की के अंदर ये अर्दगन को समझाया गया पाठ था कि साहब आप खलीफा बन सकते हो। लेकिन इस बीच में इजराइल की क्या कहानी है? असल में जब तक वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोलेगा, लोगों का लीडर नहीं बनेगा, और इजराइल पावरफुल कंट्री बनता चला गया। इजराइल ने एक बार क्या किया कि इनका एक फ्लोटिला नाम का जहाज था जो गाजा में मदद लेकर आ रहा था। अच्छा, गाजा में एनी टाइम इनके ऑपरेशंस चलते रहते हैं इजरायलियों के। तो 8-9 के बीच में जब इजरायली ऑपरेशंस चल रहे थे तो इन्होंने मदद के लिए एक जहाज भेजा। तुर्की के जहाज पर इजरायलियों ने हमला कर दिया, 9 तुर्की नागरिक मारे गए। इसके बाद में इजराइल और तुर्की के संबंध बहुत बिगड़े, इतने बिगड़े कि बाकायदा इजराइल को मुआवजा देना पड़ा, नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी। मतलब नेतन्याहू माफी मांगने में बड़े आगे हैं, पहले कतर पर हमला करते हैं फिर माफी मांग लेते हैं कि ठीक है साहब माफी से काम चल रहा है तो क्या बुरा है। ऐसे में इन्होंने बाद में अमेरिकी इंटरफेरेंस के बाद, क्योंकि तुर्की नाटो के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे करके इन लोगों ने पूरा की पूरा मसला संभाला। ठीक है साहब, 18 से 20 के बीच में फिर से गाजा के अंदर हिंसा और यरूशलेम के मुद्दे हुए, तो फिर से तुर्की अर्दगन के नेतृत्व में फिर से इस्लामिक लीडर बनने की चाह रखते हुए
इजराइल के काफी ज्यादा खिलाफ होने लगा। 2022 में धीरे धीरे रिश्ते सामान्य होने का प्रयास हुआ, व्यापार बढ़ा, 6-7 अरब डॉलर का, बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन तुर्की को समझ में आया कि 6-7 बिलियन डॉलर से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी इजराइल के पास 1 करोड़ से कम आबादी है, ऐसे में इनको कितना माल बेच लेंगे। अगर पूरा मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस इजराइल देखा जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड को कवर करते हैं, इजराइल को साइड में हटते हैं। इसका बहुत अच्छा मौका तुर्की को तब मिला जब आतंकी हमले के रूप में हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया और सैकड़ों जान ले ली। ऐसे में जब यह घटना हुई तब इजराइल की जवाबी कार्रवाई को अर्दगन ने गलत बताया और कहा कि तुम जो है वो नरसंहार कर रहे हो, और तुम्हारा जो ये नरसंहार है गाजा के अंदर, गाजा के लोगों के, जो गाजा के लोग हैं वो मुजाहिदीन हैं और वो केवल अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं और तुम लोगों ने मारना चाह रहे हो। तो यहां पर एक तरह से क्लियर रिफ्ट दोनों देशों के बीच में आई। इजराइल तब से गाजा पट्टी में रुका नहीं, लेकिन तुर्की इजराइल गाजा के पक्ष में पूरी तरह से जाकर खड़ा हो गया। इतना खड़ा हुआ कि 2024 में तो तुर्की ने सारे के सारे व्यापार इजराइल के साथ खत्म कर दिए कि साहब हम कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं रखेंगे। नवंबर 2024 तक पहुंचते पहुंचते तुर्की ने सारे के सारे रिलेशन डिप्लोमेटिक जो हैं वो इजराइल के साथ खत्म कर दिए। 2025 में आते आते तो इन्होंने हर तरह का संबंध, यानी कि हमारे ऊपर से फ्लाइट भी नहीं निकलेगी, वो तक बंद करवा दिया। मतलब एक प्रकार से समझिए कि इन लोगों के बीच में आपसी जंग इतनी बढ़ गई, जवानी जंग कहिए, डिप्लोमेटिक रिफ्ट कहिए, कि तुर्की गाजा के पक्ष में उतना खड़ा होता चला गया जितना उसे दुनिया भर का समर्थन मिलता चला गया। बोले भाई साहब अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हम तुमको अपने ऊपर से तक नहीं उड़ने देंगे। स्थितियां बिगड़ती गई, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। इसी बीच में घटना और क्या घटी, ये मतलब पिछले साल की घटना है। इसी बीच में तुर्की के विदेश मंत्री ने संसद से ऐलान करते हुए यह कहा कि इजराइल के साथ हम सभी रिश्ते तोड़ रहे हैं, उनके किसी भी विमान को तुर्की के ऊपर से नहीं उड़ने देंगे और इजराइल का कोई भी जहाज तुर्की के बंदरगाह पर नहीं आएगा और ना ही हमारे जहाज इजराइल जाएंगे। हम पूरी तरह व्यापारिक रिश्ते खत्म करते हैं साहब, पूरी तरह से इनको बंद कर दिया गया। यह एक बड़ी खबर बन करके आई। अब क्या होता है साहब, इसी बीच में एक और घटना घटती है और वो ये है कि तुर्की ने 7 नवंबर 2025 को नेतन्याहू समेत 36 नेताओं के खिलाफ अपनी अदालत में केस दायर किया। अब आप पूछेंगे किस बात का केस था? गाजा पर हमले का? नहीं, असल में एक जहाज था सुमुद फ्लोटिला करके, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो ग्रेटा थनबर्ग बैठ करके आ रही थी स्पेन से चलती हुई मदद लेकर के गाजा वालों के लिए। इजराइल वालों ने उसे रास्ते में रोक करके वापस लौटा दिया, गाजा तक उसे नहीं आने दिया। पूरा की पूरा ब्लॉकेड लगा रखा था गाजा के पास, वो जहाज नहीं आ पाया। तुर्की ने कहा कि उस जहाज को रोककर, हमारे भी कुछ लोग बोले उसमें बैठे थे, आपने फिर से एक बड़ा जिनोसाइड कर दिया है, तुमने बहुत सारे लोगों के लिए भोजन पानी पहुंच सकता था वो रुकवा दिया है। इसके खिलाफ तुर्की ने एक केस दायर कर दिया। तुर्की का जो ये केस था असल में नेतन्याहू के खिलाफ था अपने देश में, और कहा कि नेतन्याहू जो है ना वो खून में अंधे हो चुके हैं और वो इस समय के हिटलर हैं। और ऐसा कहते हुए तुर्की ने इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने ही देश में एक आरोप लगाया और उनके ऊपर केस दायर कर दिया। 4596 साल की सजा मांगी, यानी 35 लोगों के लिए मिलाकर के 4500 साल की सजा। बोले साहब इनको सजा दी जाए। बोले क्यों दी जाए? बोले इन्होंने समुद्र फ्लोटिला नामक जो हमारा जहाज था जो अक्टूबर में जा रहा था, जिसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट सब लोग बैठे हुए थे, इन्होंने उसे नहीं जाने दिया। ये स्पेन से चला हुआ एक जहाज था जिसके ऊपर हमने उस समय भी सेशन किया था, यहां से मेडिटेरेनियन सी से होते हुए। इसके पीछे की कहानी क्या है ना, असल में ये जो गाजा है ना, इस गाजा के पास में समुद्र तो है लेकिन इजराइल के जहाज उस समुद्र तक किसी को पहुंचने नहीं देते, यानी कि गाजा में पानी से कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो एक प्रकार से इन्होंने ना पूरा ब्लॉकेड लगाकर उन लोगों को रोक दिया था। ये बड़ी खबर बनी थी उस समय पर। यह जहाज यहां आ रहा था, यहां पहुंचना था, इसको इन्होंने यहीं पर रुकवा दिया कि नहीं साहब आगे नहीं जाने देंगे। इन लोगों को पकड़ पकड़ करके छोड़ दिया था। यह बड़ी खबर बनी थी उस समय पर। इजराइल ने पूरी तरह से सेफ्टी इंश्योर करते हुए कि चलो भाई इन लोगों को बाहर निकालो। ये ग्रेटा थनबर्ग है, हमने इसके साथ सेशन भी किया था कि बाल पकड़ करके इसको निकाला गया। थनबर्ग ने यह आरोप लगाया था। तुर्की इसी चीज को लेकर के शिकायत कर दिया अपनी कोर्ट के अंदर कि साहब इजरायलियों के खिलाफ पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, अब मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ और मामले बने और उन्हें सजा सुनाई जाए। साहब ये सजा सुनाने के लिए तुर्की की अदालत में इजरायली नेताओं के खिलाफ केस चला और वो जो केस है ना उस पर रिजल्ट निकल कर आया अभी एक दिन पहले। 11 अप्रैल की खबर है जिसमें यह बात निकल करके आई कि साहब इन्हें सजा
मांगी गई, करार मतलब केस करार कर दिया गया कि हां भाई इनके ऊपर ये आरोप हैं, ये आरोप तय हैं और इन आरोपों के तहत इतनी सजा दी जा सकती है। यह बात तब वापस से निकलकर रीसरफेस होना शुरू हुई। इसी बीच में जब यह रीसरफेस चलना शुरू हुआ तो पता चला कि तुर्की ने अपनी अदालत में नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इतामार बेन गविर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ सजा की मांग की है। यानी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, वहां के रक्षा मंत्री, वहां के सुरक्षा सलाहकार, इन सब के खिलाफ तुर्की ने अपने देश में सजा मांगी है कि साहब इनको मतलब पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इस पर नेतन्याहू उखड़ गए। इन्होंने कहा कि अर्दगन की तरह हम नहीं हैं, हम आतंकियों को पनाह नहीं देते, दोहरी बात नहीं करते। अर्दगन खुद आर्मेनिया के अंदर जेनोसाइड कर चुके हैं, सीरिया के अंदर कुर्द लड़ाकों पर गोले दागते हैं और हमें ह्यूमैनिटेरियन पाठ पढ़ाते हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं।